नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केबुक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि डिस्प्ले से ही पता चल गया होगा कि आज की हमारी जो क्लास जो है ना, पिछली क्लास की तरह फिर से जो है उत्तर प्रदेश जीके के अध्यावार महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हाजिर हैं। और इस सेगमेंट में हम लोग जो है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से जैसे कि कुछ वीडियो आप लोगों के सामने गया और ऐसे क्वेश्चंस का उसमें सिलेक्शन किया गया था जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं। डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, यानी पिछले सीरीज की तरह ये वाला भी सीरीज बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और इसलिए मज़ेदार है क्योंकि इस सेगमेंट में स्पेशली वैसे क्वेश्चन को ही रखा गया है जो कि आपके पेपर को लीक करवा सकते हैं भाई। ठीक है, पेपर को लीक करवा सकते हैं। तो याद रखना ये सेगमेंट ही क्या, मिशन यूपीपी पेपर लीक सेगमेंट। ठीक है, तो आज की इस क्लास से पहला क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी, यानी बुंदेलखंड आर्थिक जनपदों की संख्या कितनी है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कुल जनपदों की संख्या कितनी है। आपका आंसर क्या होगा भाई, तुक्का लगाना है, पता किसी को नहीं है। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन, यानी 7 ऐसे जिले हैं जो कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत इनको रखा गया है। ये जिले कौन कौन से हैं, तो इन जिलों में चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है और ललितपुर है। ठीक है, जो कि सारे के सारे ये कहाँ आते हैं, तो बुंदेलखंड भूभाग के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड भूभाग के अंतर्गत आते हैं। 7 जिले समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, बुंदेलखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड। ठीक है, तो इस ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जो है हाजिर है और आपको क्वेश्चन का आंसर गेस करना है। बाकी राइट आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, जो व्याख्या जो हो रहा है एक्सप्लेन भी करते हुए चल रहा है, ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना बचे। यानी ये हमारा पूरा ये जो सेशन जो होगा उत्तर प्रदेश जीके का रिवीजन क्लास है। यानी आप टॉपिक को भी समझते चलेंगे, एमसीक्यू को भी समझते चलेंगे, नए नए क्वेश्चन भी मिलते चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस सेशन में। एक बार फिर से इस सेशन को फटाफट जो है अपने लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ है। ये सब सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टेट के एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। कई बार यह क्वेश्चन जो है स्टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन होगा बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लो भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम और न्यूनतम, यानी लखीमपुर खीरी के लिए जाना जाता है कि अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही। सीतापुर की जो बात करें तो न्यूनतम भौगोलिक नहीं, ये भैया क्या, ये तो हापुड़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, हापुड़ हो जाएगा। जबकि वही न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो ए बी संत रविदास नगर इसका सही आंसर होगा। यानी आपका राइट आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सीतापुर। क्या हो जाएगा, ये सीतापुर। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी देख लेते हैं, लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, सर्वाधिक वन सोनभद्र। अनुसूचित जाति वाला यानी सबसे ज्यादा एससी कहाँ निवास करती है, सबसे ज़्यादा एससी बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ निवास करते हैं, तो सीतापुर में। जबकि न्यूनतम भौगोलिक वन आच्छादित जो क्षेत्र है वो आपका संत रविदास नगर है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, पूर्व का ग्रास कहा जाता है। इसमें से किसे जो पूर्व का ग्रास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 4, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौज। यानी कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। और इसकी विशेषता को भी हम समझ लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है इसका पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। और यह एक प्राचीन नगर है जो कि कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि यह जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले हैं। सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान में यह नगर
गुलाब जल, इत्र और अन्य सुगंधित उत्पादन के लिए, पदार्थों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और वर्तमान में कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के लिए, तंबाकू व्यवसाय के लिए भी ये जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ कन्नौजी भाषा बोली जाती है, यानी कि यहाँ का जो भाषा जो है वो कौन सी है, कन्नौजी भाषा जो है यहाँ पे बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। भाई ये तो क्लियर हो गया, देखते ही कर लेंगे क्या, चंदौली बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं। अभी मैंने बताया था 7 ऐसे जिला हैं जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं, यानी एमपी से जो लगा हुआ जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और एमपी से जो लगा हुआ जो भाग है ना, उसी को बुंदेलखंड का क्षेत्र मानते हैं। जबकि चंदौली क्या है आपका, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, यानी ये बिहार से लगा हुआ है और ये बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट होगा, दक्षिण और मध्य प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर जिलों में उत्तर प्रदेश का महोबा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड उप भूभाग में जैसे जमुना नदी और श्रृंखला में टोंस नदी, पश्चिम में बेतवा नदी पे स्थित है। शामली, झांसी, ललितपुर ये जो है शामिल है। और इसका आंसर मैंने बताया था ना, ये जो है चंदौली, ये इसमें बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं। चलो नेक्स्ट होगा आपका, राजकीय चिन्ह में नहीं है, राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो इसका राइट आंसर मोर हो जाएगा भाई। मछलियां, धनुष, तीर बताया था, एक तीर धनुष तो एक एक हैं, तीर धनुष एक एक हैं और एक वृत्त भी है, लेकिन मोर राजकीय चिन्ह में नहीं है। मोर जो राजकीय चिन्ह में नहीं है, इसको याद रखिएगा, मोर जो राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली, धनुष, तीर है, जबकि दिए गए विकल्पों में से मोर राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन होगा, राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी भाई, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस है। राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस है। और इसी क्रम में इसको भी समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। क्या है, बारहसिंगा। जबकि राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या कनौज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वहीं जो राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो पलाश। और राजकीय खेल क्या है, तो हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त, 2 मछली और एक तीर और धनुष। एक तीर और धनुष, यानी एक वृत्त, 2 मछली और एक तीर और धनुष। इसको याद रखिएगा। राजकीय पक्षी सारस और कौच है, ठीक है, सारस और कौच है। राजकीय वृक्ष जो है अशोक है, जबकि राष्ट्रीय पुष्प जो है पलाश है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन होगा, न्यूनतम। भाई इसमें से ये बताना है, न्यूनतम तो क्या है, न्यूनतम क्षेत्र वाला जनपद तो हापुड़ है, लेकिन ऑप्शन में बताना है कि इनमें से न्यूनतम कौन सा है, इनमें से न्यूनतम कौन सा है। तो इसमें से अंबेडकर नगर की जो बात करें तो इन सभी जिला में से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर यानी अकबरपुर। अंबेडकर नगर जिसका मुख्यालय कहाँ है, अकबर नगर है, याद रखिएगा। अकबरपुर है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी अगर जो कंपेरिजन करें तो अंबेडकर नगर का सबसे कम है, उसके बाद कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर और संत कबीर नगर। यानी वहीं अगर जो बात करें हम तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि 1282 ये इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। याद रखिए गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा जिला है। चलो अगला देखा जाए, सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला क्रमशः कौन सा होगा, तो लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर। हालांकि यहाँ पे संत रविदास की जगह आपको हो सकता है कि हापुड़ मिल जाए, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला वो कौन सा है, हापुड़ है। कौन सा है, हापुड़ है, इसको याद रखिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर, ठीक है। भदोही जो कि 1050 वर्ग किमी में, जो कि वर्तमान में क्षेत्रफल से सबसे छोटा बताया ना, हापुड़। याद रखें कौन सा है, हापुड़ है, ठीक है। सबसे वर्तमान में छोटा हापुड़ है। हापुड़ ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर क्या हो सकता है, संत रविदास नगर। संत रविदास नगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। मतलब अगर जो हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब बात करेंगे तो नाम किसका आ जाएगा, नेपाल का आएगा। और वहीं हमको जानना है कि नेपाल के साथ जो है उत्तर प्रदेश का
कौन सा स्थान है जो नहीं लगा हुआ है? तो अगर जो हम बात करें इन तीनों की, ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, ये जो तीनों जो है ना नेपाल के साथ टच किया हुआ है, यानी नेपाल से 7 जिला कुल स्पर्श करते हैं, जबकि बस्ती जो है नेपाल के साथ कनेक्टेड है नहीं है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलो, उत्तर प्रदेश राज्य की बस्ती जिला जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, जबकि नेपाल के साथ हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है उसके साथ 579 किलोमीटर के साथ जो अपना सीमा साझा करता है, जिसमें बस्ती जो है नहीं है। और 7 जिला वो कौन कौन से हैं? तो जिसमें सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज और पीलीभीत है। तो इसको याद रखिएगा कि ये 7 कौन कौन से जिला हैं जो नेपाल के साथ स्पर्श करने वाले हैं, जिसमें नाम याद रखिएगा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत और बहराइच और लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा, सारे ऐसे हैं 7 जिला जो कि नेपाल के साथ टच करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का मात्रा, यानी कुल उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, कुल उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वन क्षेत्र के को जो बात करेंगे तो सिर्फ 6.84% जो है वन है। 6.84% क्या है? वन है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मात्र कितना बताया ना मैंने, 6.84% जो है वन है, जो कि न्यूनतम डेटा में देखा जाए तो 9.3% वन है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ये 9.23% जो है वन वृक्षावरण या वनावरण वाला प्रदेश है, जबकि अगर जो पर एरिया की बात करेंगे तो 6.84, एरिया की बात करेंगे तो 6.84। नेक्स्ट अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश वन महोत्सव, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीसीएस प्री के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह विशेष आयोजन जो है 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई, ये जो पूरा जो वीक जो होता है ना, इसको उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। और ये इसमें जो है हम वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करते हैं कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वन लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाया जाए। उसी तरह से फिर से मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने है। ये सब सारे क्वेश्चन जो मैंने अपने वीडियो में ये टॉपिक मैंने कवर करा दिया है। मैच आपको कराना है कि इसमें से कौन सा पश्चिम बिहार किससे, यानी सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड को मैच करना है और आपको राइट आंसर देखना है। ठीक है, तो वहीं अगर जो हम बात करें पार्वती अर्गा, यह गोंडा में पड़ता है। पार्वती अर्गा कहाँ पड़ता है? गोंडा में। जबकि नवाबगंज ये उन्नाव में है और ओखला गाजियाबाद में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली में। यानी अब हम समझ सकते हैं कि पहले का दूसरा कितने में है? तो सिर्फ 2 में, यानी ए और बी को लेकर के चलना है। देखिए डिस्प्ले पे देखिए, पहले का दूसरा यानी ए और बी को लेकर के चलना है। दूसरे का तीसरा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, यानी ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद में है। समस्तपुर रायबरेली, सी का चौथा और डी का पहला। ठीक है, तो इसी तरह से आपको समझ करके रखना है। और आजकल क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल यही है, जो डिस्प्ले पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लापरवाही करेंगे तो अपना 1 नंबर आसानी से नुकसान करेंगे, गलत करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझ करके अपने काम को करना है। ठीक है, चलो तो उसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में मैंने बताया। ओखला जो पश्चिम बिहार है गाजियाबाद और नोएडा जो कि न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना है, यानी गौतम बुद्ध नगर जिला बोलते हैं। ये दोनों ही ओखला ये वहीं पे पड़ते हैं, जबकि पार्वती अर्गा गोंडा में पड़ता है। और समस्तपुर जो पश्चिम बिहार है यह रायबरेली में। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे? रायबरेली में। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो भाई। एक और क्वेश्चन आया, नवाबगंज पश्चिम बिहार, कुछ नहीं देखना है, उन्नाव कहाँ पे है? उन्नाव में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला लखनऊ और उन्नाव के बीच में पड़ता है, इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद। इसको याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद वर्ल्ड सेंचुरी कर दिया गया है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस वर्ल्ड सेंचुरी को चंद्रशेखर आज़ाद वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार। ठीक है, नेक्स्ट होगा, अगला क्वेश्चन होगा, मैच करना है भाई, फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। लेकिन ये जो है ये इसका रिलेशन उत्तर प्रदेश से नहीं है, जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि हम बात करें
असम, असम जो है ना, मानस, मानस जो अभ्यारण्य है, मानस, मानस जो है ना असम में है। सिमलीपाल की बात करें तो उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में। बचा क्या, राजा जी। हालांकि राजा जी की बात करें तो यह वर्तमान में इसका जो लोकेशन है ना उत्तराखंड है। वर्तमान में कहाँ, उत्तराखंड है, लेकिन ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। यानी ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा भाई मिल गया ये तो। बी का चौथा, बी का चौथा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 2000 के बाद उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ चला गया, ये उत्तराखंड में चला गया, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। जबकि सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक, राजा जी उत्तराखंड में, मानस असम में है। तो इसको याद रखिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते चलिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो उत्तराखंड का जो पंतनगर है, उत्तराखंड कहाँ पे है, ये पंतनगर, यह जो है उत्तराखंड का जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय था। इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड जो कृषि विश्वविद्यालय है यह भारत का पहला विश्वविद्यालय था। उत्तराखंड जो पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जिसका नाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दूसरा जो कि कानपुर में इसका स्थापना 1975 में हुआ। और वही आचार्य नरेंद्र देव कृषि अनुसंधान केंद्र जो है, यह जो है 1976 में अयोध्या में स्थापना किया गया। अगला होगा, कृषि विश्वविद्यालयों की संख्याएं कितनी है। तो कृषि विश्वविद्यालय जो 5 हैं, ये 5 हैं, कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो इसको भी जान लें, जिसमें से जान लें कौन कौन से हैं 5। तो इसमें पहला चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, जबकि सैम हिम्मटम कृषि विश्वविद्यालय, इसको सैम्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, और ये प्रयागराज में। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है। तो उत्तर प्रदेश में जो 5 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में जो 5 प्रमुख विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, ये करंट का क्वेश्चन है। यानी उत्तर प्रदेश में झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है कृषि सेंट्रल कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही, जो कि ये करंट का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली देखा जाए तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो झांसी में हो रही है। तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे, तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये सारनाथ, सारनाथ वाराणसी में है। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय जो ये सारनाथ वाराणसी में है। तो इसमें स्थापना वर्ष आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना जो है कब की गई, तो 1967। क्या होगा, 1967, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी, 1967 क्या हो जाएगा, 1967 में हुई थी। भाई रट लो, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एकदम बिल्कुल एग्जाम में आ रहे हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में आ रहे हैं, हल्ला बोल क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, जो भी 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे इस सेट से जरूर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, ये भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1995 में। कब हुआ था भाई, 1995, 1995 में है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना जो है 1995 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करना है। कोइल महोत्सव नगर महोदय श्री जोजाक भुक्ति, ये जो है इसके ये पूर्वकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और आपको इनको मैच कराना है वर्तमान में कुछ नए नाम से, इसी को हम जानते चलेंगे। तो महोदय श्री जो है, महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है, महोदय श्री सुमेलित नहीं है, ये जानना है। महोदय श्री किसे कहा जाता है, कन्नौज को, जबकि महोत्सव नगर महोबा को, और जोजाक भुक्ति जो है, जोजाक भुक्ति ये बुंदेलखंड को कहा जाता है। कोइल जो है ये सेमी है, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। यानी कोल या कोइल जो अलीगढ़ को कहा जाता है, जबकि महोत्सव नगर की हम बात करें तो ये आपका महोबा है, महोदय श्री कन्नौज को कहा जाए, जबकि जोजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड होगा। यानी आपका राइट आंसर क्या डी हो जाएगा, डी। जोजाक भुक्ति के लिए क्या कौसाम्बे दिया हुआ था, जो कि वो क्या गलत आंसर था। राइट आंसर आपका क्या होगा, अगर जो पूछता है कि जोजाक भुक्ति ये जो स्थल क्षेत्र है किस शहर किसे कहा जाता है, तो बुंदेलखंड एरिया को जाना जाता है। ठीक है, ये बुंदेलखंड को जाना जाता है, इसको याद रखिए। बाकी चीज़ें जो है सही हैं आपके सामने। अगला
महोदय श्री, लो भाई फिर से रिपीट हुआ, महोदय श्री किसे कहते हैं? कन्नौज को। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महोदय श्री के नाम से हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में, गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में इत नगरी के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक नाम इसका कान्यकुब्ज है, सांस्कृतिक नाम इस शहर का क्या है? कान्यकुब्ज है। और मेनली मोस्टली देखा जाए तो जो कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण जो होते हैं यहीं से होते हैं। अंग्रेजों को विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह, राजा चेत सिंह, ठीक है। ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? राजा चेत सिंह ने जो है, राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है राजा चेत सिंह ने विरुद्ध किया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा 1780-81 में राजा चेत सिंह ने किया, जबकि वारेन हेस्टिंग ने 1778 में चेत सिंह से 5 लाख रुपए का युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने के कारण वारेन हेस्टिंग ने गिरफ्तार किया। फलस्वरूप चेत सिंह ने सैनिकों के साथ जो है आक्रमण किया, ठीक है, दुर्व्यवहार पर विद्रोह किया और हेस्टिंग ने इस विद्रोह के लिए सरलता से दबा दिया गया। जबकि चेत सिंह के भतीजे महिप नारायण सिंह को राजा बना दिया गया और 40 लाख रुपए कंपनी को देना स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो ये भी इतिहास की प्रमुख लड़ाइयों में से एक है। काकोरी षड्यंत्र में, अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, काकोरी षड्यंत्र में प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा डिस्प्ले पे, 19 दिसंबर जो है 1927 को गोरखपुर में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ होता है जिसका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो मदारी पासी। किसने किया था? अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध, अवध का एका आंदोलन हरदोई जिला उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में और 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में, क्या है, मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन के चलाने का उद्देश्य था नगद रुपया रूपांतरित करवाना था, ठीक है। एक आंदोलन बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिले में भी चलाया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख जो सभा स्थल थे, गंगा की सौगंध दी जाती थी और किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक नहीं देंगे। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य यानी एका बृहद जन आंदोलन का प्रारंभ नेतृत्व कब किया गया था? तो किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मदारी पासी ने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आज का ये जो सेशन है पिछले सेशन की तरह अच्छा रहा होगा। तो ऐसे ही फिर से हाजिर होंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए इस चैनल पे। ये चैनल जो है आपकी एग्जाम में 100% रिवीजन क्लास देगा, चाहे वो जीएस की क्लास हो, चाहे मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, ठीक है। सारे सेक्शन में अच्छा होने वाला है। बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई है कि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को सही कर सकें। तो आज की इस सेगमेंट में इतना ही रहने देते, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।